स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रैपर से नेता बने और अब नेता से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले नेपाल के बालन शाह की चर्चा हाल फिलहाल में खूब है, क्योंकि नेपाल में चुनाव हुए और चुनाव में उनकी पार्टी आरएसपी ने प्रचंड जीत हासिल की, विरोधियों को साफ कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में 2019 में भारत में मोदी का करिश्मा देखने को मिला था, उसी तरीके से बालन शाह इस चुनाव में नेपाल में हीरो बनकर उभरे हैं। आज बालन शाह पर ही बात करेंगे। भारत को लेकर उनकी सोच क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। एक नेता के तौर पर उन्होंने काठमांडू में काम तो किया, मेयर तक का पद हासिल किया, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर वो नेपाल को क्या संभाल पाएंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले बालन शाह का बैकग्राउंड समझाएगा एक बार। बालन शाह नेपाल के पहले मधेसी प्रधानमंत्री बनेंगे। मधेसी जब शब्द मैं बोलता हूं तो भारत के लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मधेश का मतलब वो इलाका जो भारत नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, जिसके साथ हमारे रोटी बेटी का संबंध है और लोग फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा मेरा जो विषय है वो ये है कि इससे पहले अभी नेपाल में कौन प्रधानमंत्री था रोहित? केपी शर्मा ओली। हाँ, ओली किसके करीब थे? चीन के। बिल्कुल खुलेआम खुलकर चीन का सपोर्ट करते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत जमा किया था। बालन शाह ने केपी शर्मा ओली को उनके अपने गृह क्षेत्र झापा 2 में 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। मतलब एक ऐसा नेता जिसके पास अपना गढ़ है, बेशुमार दौलत है, उसको हरा दिया बालन शाह ने 50,000 से ज्यादा वोटों से। ठीक। मैं सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज बालन शाह के सबसे बड़े राइवल कौन है? केपी शर्मा ओली। और अगर ओली चीन की गोद में बैठे हुए तो बालन शाह उनके जस्ट अपोजिट हैं। तो पहले जो हमारे लिए कंडीशन थी नेपाल को लेकर भारत के लिए, उससे बेहतर है, यह मैं साफ साफ बोलूंगा। मुझे लगता है कि रोहित, मैं कुछ बोलूं, मैथिली में भाषण है, हिंदी वाले समझ जाएंगे बालन शाह का। उसका एक अंश थोड़ा सा अगर सुना दीजिए, जब वो कहते हैं कि जय सीता मैया, जय पशुपतिनाथ, और जब वो कहते हैं कि राम और सीता का जो संबंध है वही भारत और नेपाल का संबंध है, मुझे लगता है कि उतना पोर्शन जो है वो काफी होगा ये बताने के लिए कि किस, ये जीत के बाद बोल रहे हैं, जीत के पहले नहीं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने वाले बालन शाह को सुनिए। आई एगो मधेसिया छौड़ा प्रधानमंत्री बनेला है, वहीला आई एगो मधेसिया पीएम बने वाला है, वहीला घंटी में वोट नहीं रहे के, सही लोग आवे वाला है, वहीला घंटी में वोट रहे के, सही समय आए वाला है, वहीला घंटी में वोट रहे के, सही सरकार आए वाला है, वहीला घंटी में वोट रहे के। सब गोरा के फेरू मन से धन्यवाद। जय जानकी माता, जय मिथिला, जय मधेश, जय देश, जय नेपाल, जय घंटी। पंकज जी, क्या वही मैं बात पहले भी कह रहा था कि चुनाव एक लड़ना, उस चुनाव में अपने वोटर्स को खींचने के लिए बहुत बातें करना, वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी सत्ता हासिल कर रहे हो, इतनी प्रचंड जीत के बाद, तब आपके रणनीति में बदलाव आना लाजमी है। इस बयान से क्या हम समझ लें कि भारत के साथ, भारत को लेकर बालन शाह की रणनीति बदली हुई है, उतने कट्टर नहीं है भारत को लेकर जितने पहले हुआ करते थे? जितने केपी शर्मा ओली थे उतने कट्टर तो नहीं है। केपी शर्मा ओली तो घोर कम्युनिस्ट था, वो तो बिल्कुल चाइना के करीब था। जो भी स्थिति होगी उससे तो बेहतर होगी। दूसरी बात यह है कि इनका पढ़ाई लिखाई जो हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है, बेंगलोर वाला कल्चर में, और रैप वैप वहीं सब सीखा है। इनके कुछ भारतीय दोस्त थे, वो इन सब ने पहले टीम बनाई थी वहीं पे। तो इनको पता है कि इंडिया क्या है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के बारे में बिल्कुल अनजान है ये। तो एक तो मधेसी, ऊपर से भारत में रहा हुआ, वो चाह कर भी उतना भारत विरोधी तो नहीं हो सकता। लेकिन बालन शाह की नागरिकता को लेकर तो बहुत सवाल है ना।
पहले बालेन शाह लिखते थे, बाद में उन्होंने बालेन शाह कर लिया। फिर मामला गृह मंत्रालय गया, गृह मंत्रालय ने तमाम आरोप लगाया कि उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अपना सरनेम बदल लिया, और अब जब वो जीते हैं तो फिर उनके विरोधी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। अब क्या फायदा, अब तो जीत गए और अब तो प्रधानमंत्री बनेंगे, उठाते रहे मुद्दे। जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं वो ये है कि हमारे लिए, मैं बार बार भारत के लिए क्या है इस और ज्यादा फोकस कर रहा हूं। अभी इस सिचुएशन समझिए, चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, यहां पे बहुत सारे लोग नेपाल में आरोप लगाते हैं कि बालेन शाह अमेरिका की तरफ है, अमेरिका की कठपुतली है। और चूंकि इंजीनियर आप जान रहे हैं, बेंगलोर में रहा हुआ है इंजीनियर, थोड़ा सा वो कैपिटलिस्ट और वो रहता है उस तरह, इनकी मेंटलिटी वही है वो। तो नेपाल के पत्रकार हैं, उनसे उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अब नेपाल में अमेरिका और सीआईए का दखल बढ़ेगा। अभी भी तो था ही, उनका जब से उनका आरोप यह था कि जेनजी वाला तो था, उससे ज्यादा होगा। उनका आरोप यह है कि ये जो बवाल था या जेनजी का जो रिवॉल्यूशन था वो सीआईए ने ही करवाया था। और वो तत्कालिक कारण भी वही था कि यूट्यूब बंद कर दिया गया था, अमेरिकन ऐप्स बंद कर दिए गए थे इस वजह से। ये ठीक है ना। तो अमेरिका किसके लिए करवा रहा है? नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, ये अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका चाहता था कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में कम हो, और कहा जा रहा है कि उन्होंने ही ये जो क्रिएट किया है बालेन शाह, और ये जो इफेक्ट सोशल मीडिया के जरिए, रैप सॉन्ग्स के जरिए, एल्बम्स के जरिए, इसीलिए ये नेपाल के ज्यादा, ये चाइना के ज्यादा विरोधी होंगे, भारत के कम। क्योंकि ट्रंप के लिए अभी इमीडिएट चाइना है, उनका जो राइवल है मेन। और इसी तरह अमेरिका करता भी है, जब भी किसी बड़े इकोनॉमी को चेक करना हो तो ये लाएगा छोटे मोटे देशों में। ठीक है, आप भारत को अगर चेक करना होता, वो फिर पाकिस्तान में कुछ करवाता है। ठीक है, आप अमेरिका का और सीआईए का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा समझने की, बताने की कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं भारत और नेपाल के नजरिए से बात करूं, फिर बालेन शाह उसी मुद्दे को बार बार उठाते रहे, वो चाहे लिपलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी की बात हो, जिसको भारत और नेपाल को लेकर थोड़ा बहुत तनाव हमेशा रहता है। और बालेन शाह भी यही कहते हैं कि भाई ये लिम्पियाधारा से हमारी सीमा शुरू होती है, भारत कहता है काला पानी से शुरू होती है। तो ये जो विवाद है, ये विवाद क्या तनाव और ज्यादा नहीं बढ़ाएगा? ये विवाद आज का तो है नहीं, 1901 से चला आ रहा है। 1901 से 2026 तक सिर्फ एक दो इंस्टांसेस जब केपी शर्मा ओली ने आग लगाया, उसके अलावा कभी कोई समस्या नहीं रही। और मेरा ये मानना है कि जब दिल मिलते हैं ना, तो छोटी मोटी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती है। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, जब चाइना से दूर जाएंगे, अगर नेपाल चाइना से दूर जाएगा तो वो किसके करीब आएगा? कौन सा ऐसा देश है जो उसको इमीडिएट मदद इस पूरे इलाके में कर सकता है? इंडिया, निश्चित तौर पर भारत ही है। और तो कोई है तो जाहिर तौर पे जब उनसे अलग होंगे तो भारत के करीब आएंगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका बार बार जाएंगे। मैं एक चीज बहुत बिलीव करता हूं इस चीज में, कि जो ज्योग्राफी है नेपाल और भारत की, नेपाल को जितनी जल्दी भारत मदद पहुंचा सकता है, या जितनी कनेक्टिविटी भारत के साथ है, दुनिया के किसी देश के साथ नहीं। आज अगर नेपाल में कोई इमरजेंसी भी होगी ना, तो वो भारत के रास्ते से जाना पड़ता है। तो भारत को तो अवॉइड कर ही नहीं सकता कोई। दूसरी बात कि मैंने जानबूझ के शुरू में मधेसी इसलिए कहा कि नेपाल की 42% जनसंख्या, 42% इसी तराई वाले इलाके में रहती है, जिनका भारत के साथ कभी आपको उस इलाके में जाएगा लगेगा नहीं कोई पराया हो, लगेगा अपने ही घर का कोई सदस्य है, अपना ही कोई भाई है, अपना ही कोई बच्चा आया है। हम तो बचपन में उसी स्कूल में पढ़े हैं जहां नेपाली बच्चे पढ़ते थे, तो कभी एक रूम पार्टनर के रूप में हमें तो नहीं कभी पता चला कि वो कोई दूसरे हैं। ठीक हमारे है, यार दोस्त सब वही। तो बिल्कुल, ये तो जो रिश्ता है भारत और नेपाल का वो सदियों से रहा है। लेकिन एक खाना, एक पूजा, एक तरीके से सोच विचार, सब कुछ तो हमारा एक है। लेकिन पंकज जी, सवाल यहां पर नई सरकार के साथ ये है कि बतौर प्रधानमंत्री बालेन शाह कैसे साबित हो सकते हैं, अगर शुरुआती दौर में ही बात करें। और दूसरी बात
क्या बालन शाह उस अस्थिरता को रोक पाएंगे जो नेपाल में दशकों से चली आ रही है, 2008 के बाद से ही लगातार? दो चीज, इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज है वो करप्शन, क्योंकि नेपाल के जेनजी ने इनका जो सिलेक्शन किया वो करप्शन की वजह से। वो जो बड़े बड़े डायनासोर बैठे हुए थे ना, जो उलट पुलट के खुद ही आते रहते थे, उन्होंने करोड़ों अरबों में दौलत जमा किए हैं। उनके बाल बच्चे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, अय्याशियां करते हैं, और आम नेपाली नागरिक हर दिन गरीबी, बेरोजगारी आदि से जूझ रहा है। एक तो पहला इमीडिएट चैलेंज ये रहेगा। दूसरा इमीडिएट चैलेंज इनका यह है कि वैसे नेपाली नागरिक जो कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, जैसे आपको ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है अमेरिका का, तो बहुत सारे नेपाली लोग भी गल्फ कंट्रीज में छुपे हुए हैं, और उनको रेस्क्यू करके लाना वो भारत की मदद से ही होगा। तो मुझे इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जैसे ये चुनाव परिणाम आ जाएंगे, शपथ ले लेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या फिर भारत में किसी टॉप डिप्लोमेट से, चाहे विदेश मंत्री से हो या किसी से, बातचीत इनकी जरूर होगी। और उसके बाद पहला यही किया जाएगा कि कैसे भारत का और नेपाल के लोगों को बचाकर लाया जा सके। ठीक है। और तीसरा तब होगा फिर इकोनॉमी का, फिर धीरे धीरे वो जो कर रहे हैं, मार्केट खोलने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें। बिल्कुल, नई सत्ता के साथ ये उम्मीद है कि भारत और नेपाल के रिश्ते जो बेहतर हैं वो और बेहतरीन होंगे। केपी शर्मा ओली के वक्त जो परेशानियां थी वो बालन शाह के वक्त नहीं रहेंगी। बाकी चुनाव जीतने के लिए नेता अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, लेकिन जब आप सत्ता के शीर्ष पर हो तो बालन शाह किस तरीके से भारत के साथ संबंध रखेंगे, इस पर नजर रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।